छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह धनीराम के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी इंदु एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे बिट्टू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से चैन गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे ईश्वर, यह कैसी लीला है। आप देख रही हो हिंदू, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लग रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है हिंदू, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्सा करेगा। बिट्टू बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना, मैं जल्द आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं घर से कहीं नहीं बाहर जाऊंगा, तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैं खाना बना कर रख दी हूँ, तुम टाइम पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर इंदु भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में इंदु जमींदार के घर पहुंची। जमींदार, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, अलाव के पास खड़ा हुआ अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की नजर इंदु पर पड़ी और वह इंदु के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे इंदु, इतनी देर से आ रही हो, तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। जमींदार की यह सब बातें सुनकर इंदु को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी, तभी वहाँ जमींदार की पत्नी ठकुराइन आ जाती है। क्यों डांट रहे हो उसे इतनी ठंड में? वह भी इंसान है, काम करने आई है, यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता, यह लोग हमारी अनुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो यह हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। इंदु ने कुछ नहीं कहा, उसने सर झुका लिया और अपने बेटे बिट्टू को सोचते हुए जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर रमेश ठंड से कांपते हुए बलराम के घर पर मजदूरी कर रहा था। बलराम अपने खेतों का काम कराने के लिए रमेश और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे रमेश, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जा जाऊंगा, आप चिंता ना करें। रमेश के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे बिट्टू और इंदु के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है।
हे ईश्वर, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो सेठ मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? दिन धीरे धीरे ढलने लगा। रमेश ठंड में किसी तरह काम निपटा कर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन बलराम ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। जी मालिक, जैसा आप कहे। रमेश ने मन ही मन बलराम को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप कर रखा था। और इधर भी चैनपुर गांव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। गरीब परिवार की तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग गोपाल, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, यह ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी हो और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। दादाजी, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। गांव के लोग गोपाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। चैनपुर गांव की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। रमेश के घर लौटने के बाद इंदु ने उसे बिट्टू की तबीयत के बारे में बताया। रमेश ने बिट्टू को देखा तो उसकी खांसी और से लाल पड़ा चेहरा देखकर चिंता में डूब गया। इंदु, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहां से लाऊं? बलराम ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और बलराम जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर इंदु ने रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां इकट्ठा की जो उसने बचा कर रखी थी। जी, मैं कुछ लकड़ियां और घास बचा कर रखी थी, से ज्यादा देर तक आग नहीं जल पाएगी, लेकिन बिट्टू को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके इंदु और रमेश ने अलाव जलाए, जिससे उनके घर थोड़े गर्म हो सके। इंदु, क्या ठकराहन नहीं की? वो तो आमतौर पर दयालु दिखाई पड़ती है। अजी, उन्होंने रजाई दी थी जो बिट्टू को दी है, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चीखने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है। इंदु, हम मेहनत करते हैं पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। ना जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं।